उस शाम मैं नरीमन पॉइंट की उस फेंस पर लेटा था जो कई किलोमीटर लंबी है और समुद्र तथा शहर को अपनी अपनी सीमा का एहसास करवाती है। उस फेंस पर मेरे अलावा मेरे जैसे कई लोग भी बैठे थे। उनमें से कुछ लोग शहर की तरफ पीठ फेर कर बैठे थे और कुछ समुद्र की ओर। लेकिन मैंने दोनों पहलुओं पर टांगें फैला रखी थी और पीठ के बल लेटकर आसमान को देख रहा था। मेरी दाईं ओर समुद्री लहरों के थपेड़े थे और बाईं तरफ तेज रफ्तार से बहती बंबई। मैं समुद्र और शहर से तटस्थ होकर मानसून के बादलों की धींगा मस्ती देख रहा था और सोच रहा था कि काश इस शहर में मेरा भी कोई दोस्त होता। मुंबई आने से पहले मैंने अपने शहर में दोस्ती यारी की एक बहुत जीवंत और सक्रिय हिस्सेदारी वाली जिंदगी गुजारी थी और यहाँ जिस्मों की इतनी लथपथ नज़दीकियत के बावजूद कोई भी चीज़ मुझे छू नहीं पा रही थी। मैं जब महानगरीय जीवन शैली और अपनी कस्बाई जिंदगी के बीच कोई संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे सैक्सोफोन की आवाज़ सुनाई दी। सैक्सोफोन शुरू से मेरा प्रिय वाद्य रहा है। रेडियो या रिकॉर्डों पर सैक्सोफोन की धुनें सुनते हुए मुझे जिस भरे पूरे आनंद का एहसास होता है, उसकी तुलना किसी भी तरह के हार्दिक और शारीरिक मेल मिलाप से की जा सकती है। मैं तुरंत उठ बैठा जैसे मुझे किसी दोस्त ने पुकारा हो। मैंने गर्दन फेरकर पीछे देखा। मुझसे थोड़ी दूर एक बूढ़ा सैक्सोफोनिस्ट समुद्र और डूबते सूरज को एक करुण धुन सुना रहा था। उसके कंधे पर एक चितकबरा कबूतर बैठा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी और लंबे बालों की एक लटकती हुई लट सूरज की अंतिम सुनहरी किरणों पर पड़ रही थी। उसके साज का गोल किनारा भी एक सुनहरे तारे की तरह टिमटिमा रहा था। यह दृश्य इतना रोमांटिक था कि मैं उसे देखता ही रह गया। जो धुन वह बजा रहा था वह कुछ जानी पहचानी सी लगी। स्मृति पर जोर देने के बाद याद आया, वह पेटाटेक्स की धुन ब्लू सी एंड डार्क क्लाउड बजा रहा था। पहले मुझे लगा यह बूढ़ा कोई विदेशी है, क्योंकि किसी देशी के हाथ और फेफड़े पर शहनाई और बांसुरी के मामले में तो भरोसा किया जा सकता है, पर सैक्सोफोन पर ऐसी धुन तो कोई वही बजा सकता है जिसके अंदर हिंदुस्तानी फेफड़ा काम करता हो। यह सिर्फ ब्रिटनिक लोगों के उन्मत्त और उद्दाम फेफड़ों के बूते की बात थी, जो किसी घराने के शास्त्रीय नियमों के दास नहीं होते। मैं जरा और पास गया और मैंने देखा उस बूढ़े के कपड़े और उसका शरीर खुद अपने प्रति की गई बेरहम लापरवाही से ग्रस्त और त्रस्त थे। उसकी हालत मानसिक रूप से विक्षिप्त किसी ऐसे लावारिस आदमी जैसी थी जो महीनों से नहाया न हो, जिसके सिर और दाढ़ी के बेतरतीब बाल आपस में चिपक कर जटाओं में बदल जाते हैं, जिसके शरीर पर मैल की मोटी परतें जम जाती है और कपड़े इतने चिकट हो जाते हैं कि उसका असली रंग तक पहचान में नहीं आता। मेरे अलावा अब कुछ और लोग भी वहाँ जमा हो गए। चूँकि वह कोई लोकप्रिय फिल्मी धुन नहीं बजा रहा था, इसलिए लोगों की दिलचस्पियाँ दूसरे आकर्षणों की तरफ फिसल गई। लोगों के आने जाने और पल दो पल के लिए ठिठक कर खड़े होने का यह क्रम काफ़ी देर तक चलता रहा। कुछ देर बाद हवा अचानक सपाटे से चलने लगी। फिर वह सपाटेदार हवा तूफान में बदल गई। उधर
आसमान में मानसूनी बादलों का काला दल तेजी से आगे बढ़ा और इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता, मौसम की पहली बारिश ने मुंबई के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। मैंने इतनी अचानक और आक्रामक बारिश पहले कभी नहीं देखी थी। सिर्फ सुना था कि मुंबई में बरसात कभी किसी को माफ नहीं करती। अगले ही पल लोग इधर उधर भागने लगे, जैसे अचानक लाठीचार्ज शुरू हो गया हो। मैं लोगों की हड़बड़ाहट में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कोई शेड न सुरक्षित ठिकाना था। इसलिए न तो भागने का कोई अर्थ था, न भीगने से बचने का कोई उपाय। हवा और पानी के इस घमासान से हर चीज अस्त व्यस्त हो गई, लेकिन वह बूढ़ा अभी तक उसी तन्मयता से सैक्सोफोन बजा रहा था। मौसम के इस बदले हुए मिजाज का उस पर कोई असर नहीं हुआ, सिर्फ धुन बदल गई। पहले वहाँ साहिल को सहलाने वाली छोटी छोटी लहरें थी, पर अब उसके फेफड़ों से अंधड़ उठ रहे थे, जैसे वह बाहर के तूफान का सामना भीतर के तूफान से कर रहा हो। जैसे जैसे बारिश रौद्र रूप धारण कर रही थी, हवाएं दहाड़ती हुई अपने चक्रवाती घेरे का विस्तार कर रही थी और समुद्र की लहरें अपनी ऊंचाई, गति और ताकत के साथ नरीमन पॉइंट के उस पथरीले किनारे को ध्वस्त कर देने के लिए बिफर रही थी। वैसे वैसे उस बूढ़े की धमनियों से उसकी निरंकुश और प्रतिघाती भावनाएं खून को खौलाती हुई बाहर आ रही थी। मुझे लगा, अगर यह तूफान कुछ देर नहीं थमा तो यहाँ खून खराबे की नौबत आ सकती है। और हुआ भी वही। हवा के एक तेज झपाटे के साथ एक बहुत ऊंची और खार खाई हुई लहर आई और पथरीले किनारे को रोंदती हुई सड़क पर चढ़ गई। पूरे नरीमन पॉइंट पर समुद्री पानी का झाग ददोरे की तरफ फैल गया। जब लहर वापस लौटी तब मैंने देखा वो बूढ़ा लहर की पछाड़ खाकर सड़क पर लुढ़क गया था। मैं तुरंत उसकी तरफ लपका। मैंने उसे उठाना चाहा, मगर उसका शरीर इतना स्वस्थ हो गया था कि उठाते नहीं बना। और तब मैं भी वहीं सड़क पर बैठ गया। मैंने अपनी जान पर उसका शरीर खींच लिया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। मैंने उसके लंबे छितराए हुए बालों को उसके चेहरे से हटाया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। वहाँ मुझे कुछ और नहीं, सिर्फ सूजन दिखाई दी। एक ऐसी सूजन जो उन लोगों के चेहरे पर तब दिखाई देनी शुरू होती है जब वे अपने हर दुख और पीड़ा का इलाज शराब से करने लगते हैं। मैं कुछ देर यूं ही बैठा रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी सांसें अभी तक तेज थी और हर सांस के साथ शराब के भपाके उठ रहे थे। मैंने उसके गाल को थपथपाया। उसने आंखें नहीं खोली। मैंने उसके कंधे झंझोड़े, मगर कोई बात नहीं बनी। मैं यह सोचकर घबरा उठा कि कहीं वह मेरी बाहों में दम न तोड़ दे। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। सड़क छाप लोगों को पनाह मिलना तो मुश्किल था। सड़क पर टैक्सियों और कारों का कारवां इतनी तेजी से गुजर रहा था कि मैं तो क्या, कोई जलजला भी उसे रोक नहीं सकता था। मेरे पीछे समुद्र अभी तक पछाड़े खा रहा था और ऊपर आसमान में बादलों की एक और टुकड़ी किसी बड़े आक्रमण की तैयारी के साथ आगे बढ़ रही थी। मगर मैं उस बूढ़े को बाहों में लिए चुपचाप बैठा रहा। मैंने एक बार फिर उसके चेहरे पर नजर डाली और मुझे लगा यह चेहरा जवानी में बहुत सुंदर रहा होगा। उम्र, कठिन हालात और खराब आदतों ने
हालांकि उसके चेहरे का सौंदर्य छीन लिया था, लेकिन फिर भी वह अर्थपूर्ण था और अभी सृजनात्मकता से रिक्त नहीं हुआ था। 4-5 मिनट की बेहोशी के बाद उसने आंखें खोली। कुछ देर तक झिपझिपाने के बाद उसकी आंखें मेरे चेहरे पर स्थिर हो गई। उसकी पलकें बहुत भारी थी और आंखों के अंदर मरण और क्षरण से लिपटी एक काली और अशुभ छाया साफ दिखाई दे रही थी। मेरे चेहरे पर के मित्र भाव से उसे राहत मिली हुई। तभी वह मंद मंद मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यूं चुटकियों में सहज और सजग हो जाएगा। आमतौर पर पहली मुलाकातों में लोग क्या करते हो, कहाँ रहते हो या कहाँ के रहने वाले हो जैसे औपचारिक सवाल करते हैं, लेकिन उसने कुछ अजीब सवाल किए। तुम्हें बारिश में भीगना अच्छा लगता है? तुम हवा से बात कर सकते हो? क्या तुम्हें शराब पीने के बाद अपने भीतर एक दुख भरी खुशी महसूस होती है? मैंने इन तमाम सवालों का जवाब हाँ में दिया तो वह खुश हो गया। तब तो तुम्हें संगीत से भी लगाव होगा, है ना? हाँ, मैंने कहा। खास तौर से सैक्सोफोन मुझे बेहद पसंद है। अरे वाह, तब तो अपनी खूब जमेगी। उसने बड़ी गर्मजोशी से अपना दाया हाथ ऊपर उठाया और मेरी हथेली से टकराकर एक पुरजोर ताली बजाई। आप बहुत अच्छा बजाते हैं। भारत में भी इतने परफेक्ट सैक्सोफोन प्लेयर हैं, यह मुझे मालूम नहीं था। अपनी तारीफ सुनकर खुश होने की बजाय उसने कड़वा सा मुंह बनाया और मेरी तरफ से ध्यान हटाकर गरजते लरजते समुद्र को देखने लगा। बारिश की तेज रफ्तार बूंदें समुद्र के ठोस पानी से टकराकर धुआं धुआं हो रही थी। उस धुंधवाते पानी को वो कुछ देर तक यूं ही देखता रहा। फिर कुछ सोचकर अचानक मेरी तरफ मुंह फेरा। सुनो, तुम्हारे पास कुछ रुपये हैं? मैं उसके इस अप्रत्याशित सवाल से जरा चौंका। अपनी जेब में हाथ डालते हुए मैंने सोचा, कहीं यह कोई मंतरबाज तो नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि पैसा मांगते हुए उसके चेहरे पर किसी भी तरह की हीनता का बोध, कोई शर्म, झेप या लालच नहीं है, तो मैं थोड़ा आश्वस्त हुआ। मैंने जेब से पर्स निकालकर पूछा, कितने रुपये चाहिए? उसने मेरे हाथ से पर्स ले लिया, उतनी सहजता से जैसे मेरे पुराने दोस्त मेरे हाथ से सिगरेट का पैकेट ले लेते थे। उसने पर्स खोलकर 100 के 4-5 नोट निकाल लिए और पर्स मेरे हाथ में थमाकर बिना कुछ कहे जाने लगा। सुनो, मैंने उसके पीछे लपका। उसने मुड़कर मुझे देखा। अगर ज़रूरत है तो और ले लो, मैंने पर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन एक शर्त है, आज की शाम और हो सके तो रात भी तुम्हें मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी। मैं कोई रंडी नहीं हूँ। उसने ये शब्द इतने कड़क लहजे में कहे कि मैं सकपका गया। मैंने कहा, नहीं नहीं, दरअसल इस शहर में मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूँ। मेरी दोस्ती इतनी सस्ती नहीं है। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
मैं कोई सौदा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूँ। क्यों? सिर्फ मेरे साथ क्यों? इसलिए कि शराब पीने के बाद मुझे अपने भीतर एक दुख भरी खुशी महसूस होती है। मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है, मैं हवा से बातें कर सकता हूँ, मुझे संगीत से भी प्यार है, और ख़ास तौर से पेटेटेक्स का मैं मुरीद हूँ। इस बार उसने ज़रा आश्चर्य से मुझे देखा, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराया और मेरे गले में गलवाइयाँ डालकर चलने लगा। उसने पूछा, तुम पेटेटेक्स को कब से जानते हो? 5 साल पहले मैंने रिकॉर्ड पर वो धुन सुनी थी, जैसे कुछ देर पहले तुम बजा रहे थे। नहीं, मैं उस धुन को नहीं बजा रहा था। उसने तुरंत मेरी बात का खंडन किया। वो धुन मुझे बजा रही थी। मैं समझा नहीं, तुम समझोगे भी नहीं। इस बात को समझने में वक्त लगता है। उसके इस बुजुर्गाना लहजे से मुझे थोड़ी कोफ्त हुई। फिर मुझे लगा, भले ही वह मेरे गले में हाथ डालकर चल रहा है, लेकिन आखिरकार वह उम्र में मुझसे दोगुना बड़ा है। इसलिए उसके इस रवैये से मुझे कोई आश्चर्य या आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने चलते चलते यूं ही पूछ लिया, आपने सैक्सोफोन बजाना कब से शुरू किया? 25 साल पहले गोवा में एक हिप्पी ने मुझे इस मीठे जहर का स्वाद चखाया था। फिर धीरे धीरे मुझे इसकी लत लग गई। तो क्या तुमने सारी जिंदगी इसी नशे में गुजार दी? नहीं, पहले मैं थोड़ा होश में रहता था, और तब मैं सैक्सोफोन के साथ वही सुलूक करता था जो एक बदमिजाज घुड़सवार अपने घोड़े के साथ करता है। लेकिन जब से मैं नशे में रहने लगा हूँ, तब से यह मेरे ऊपर सवार हो गया। तुम शायद नहीं जानते, बदला लेने के मामले में इसके जितना शातिर और माहिर दूसरा कोई साज नहीं है। अभी कुछ ही देर पहले तुमने देखा होगा, वह मुझे कितनी बुरी तरह बजा रहा था। अगर समुद्र की ऊंची लहर ने मुझे उससे छुटकारा ना दिलाया होता, तो आज वह मेरी जान ही ले लेता। फिर तुम इस जहरीले नाक को हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो? उसने सैक्सोफोन को बहुत अजीब नजरों से देखा, फिर मुस्कुराने लगा। कहानी जरा उलझी हुई है, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया। पटरी पर पैदल चलने वालों में केवल हम ही दो थे जो पानी से निथड़ी हवा और हवा से लिपटे पानी के संसर्ग से रोमांचित हो रहे थे। उस गीली हवा ने अचानक हमारे भीतर प्यास जगा दी, एक ऐसी कुड़कुड़ाती प्यास जो सिर्फ शराब से बुझाई जा सकती है। बूढ़े के हाथ की पकड़ अचानक मजबूत हो गई। सड़क क्रॉस करने के लिए वह आगे बढ़ा और समुद्र किनारे की पटरी को छोड़कर सामने उस पटरी पर चढ़ गया जो मचलते हुए शहर की हलचलों के किनारे किनारे काफी दूर तक फैली थी। कुछ देर बाद हम दोनों एक बियर बार के सामने खड़े थे। दरवाजे पर खड़े दरबान ने तपाक से सलाम बजाकर दरवाजा खोलने की बजाय जरा झिझकते हुए परेशान निगाहों से हमारे गीले लबादों को देखा। खास तौर से बूढ़े के कीचड़ से सने पचपचाते जूतों और चिक्कट कपड़ों ने उसको नाक भौं सिकोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मगर चूंकि हम ग्राहक थे, कोई भिखारी नहीं, इसलिए मजबूरन उसे दरवाज़ा खोलना पड़ा। हम अंदर दाखिल हुए और अचानक फर्श पर बिछे खूबसूरत कालीन पर बिना कोई तरस खाए अपने जूतों के बदनुमा धब्बे पीछे छोड़ते हुए
हॉल के बीचों बीच पहुंच गए। हम जैसे ही कुर्सी पर बैठे, एक बहुत सजी धजी लड़की हमारे पास आई। उसने पेशेवर मुस्कुराहट के साथ मुझसे हाथ मिलाया और बूढ़े के नज़दीक बैठकर उसकी गर्दन में अपनी बाँह डाल दी। हेलो भाऊ अंकल, कहाँ थे इतने दिन? हमको भूल गए क्या? मस्का मत मार, बूढ़े ने अपनी गर्दन से उसका हाथ झटक दिया। जा जल्दी रम लेकर आ। वह थोड़ी बनावटी नाराजगी जाहिर करती हुई उठकर जाने लगी। फिर अचानक एक खास अदा से अपने बाल पीछे की ओर झटकते हुए मुझसे मुखातिब हुई। क्या आप भी रंग लेंगे? मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। उसने एक बार की बहुत गहरी निगाहों से मुझे देखा, जैसे मुझे पूरे का पूरा एक ही बार में निगल लेना चाहती हूँ। मैंने नज़रें झुका ली। शराब के आने का इंतजार करना बूढ़े ने जरूरी नहीं समझा। वह बिना किसी भूमिका के अपनी कहानी बताने लगा। उसके लहजे, बोलने के लिए चुने हुए शब्दों और अभिव्यक्ति में कोई तारतम्य नहीं था। एक सिलसिलेवार तरतीब से बोलने बताने की बजाय वह यहाँ वहाँ और जहाँ तहाँ के टुकड़े बटोर रहा था। सैक्सोफोन के बारे में बोलते बोलते अचानक वह बार में काम करने वाली लड़कियों के बारे में बोलने लगा। लड़कियों को फटकारने पुचकारने के बाद उसने शराब नोशी पर अपना संक्षिप्त मगर सारगर्भित व्याख्यान दिया। व्याख्यान समाप्त होते ही वह अचानक एक कब्रिस्तान में घुस गया। अपने एक दोस्त की कब्र के सामने थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहने के बाद वह लगभग भागते हुए बाहर निकला और फिर हाथ पकड़कर मुझे अपने पीछे खींचते हुए दादर की एक चाल में ले गया, जहां 20-25 साल पहले वह अपने कुछ साजिंदे साथियों के साथ रहता था। वे सब फिल्मों के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज करते थे। उस वक्त की बेहतरीन आमदनी को बदतरीन ढंग से खर्च करते हुए। 1 घंटे की बातचीत के बाद कुल मिलाकर जो ग्राफ बना वह कई तरह के उतार चढ़ाव वाला ग्राफ था। उस पर और उसके तमाम साथियों पर कोई न कोई धुन सवार थी। वे उस तरह के धुनी लोग थे जो न तो दुनिया का कोई लिहाज करते हैं, न अपने आप को कोई रियायत देते हैं। वे अपने लिए कोई संकीर्ण सीमा निर्धारित नहीं करते। उसमें कोई केंद्रीय भाव या विशेष गुण नहीं होता। वे गुणों और दुर्गुणों के बीच के फर्क को मिटाते हुए अपनी एक अलग और अजीब सी हालत बना लेते हैं। उसके उस दौर के लगभग सभी साथी संगीत और खप के शिकार थे। उनमें से कुछ जो समझदार थे बाद में फिल्मों में संगीत निर्देशक या ए ग्रेड के आर्टिस्ट बन गए। बाकी सब वहीं के वहीं रहे। लेकिन उन दिनों काम लगातार मिलता था और आमदनी अच्छी होने के कारण वे नए आकर्षणों और ललचाने वाले कामुक और सजीले बाजार के सामने अपने आप को खर्च करने से रोक नहीं पाते थे। वे सब शराबी थे, जुआरी थे, वैश्यागामी और उधारखोर थे, मगर शुरू से आखिर तक कलाकार थे। यही वे जो साजिंदे थे जिन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को परवान चढ़ाया था। इसी पीढ़ी ने आज़ादी के बाद के भारतीय मन की गहराइयाँ ऊंचाइयाँ नापी थी। इन्हीं बेसुरे पियक्कड़ों ने भावनाओं के सभी तार छेड़कर और सांस के साथ सांस मिलाकर अपने युग की धड़कनों को लय दी थी। 1.5-2 घंटे बाद जब हम बाहर से बाहर निकले तब आसमान में बादलों के बीच कानाफूसी चल रही थी। लेकिन चूंकि हम पहले ही एक बड़े आंधी तूफान का सामना कर चुके थे और सिर्फ बाहर से ही नहीं भीतर से भी भीग गए थे, इसलिए अब किसी भी तरह के गीलेपन से हमें कोई गुरेज नहीं था। मेरा बूढ़ा दोस्त शराब के 3 प्यालों के बाद जरा कड़क हो गया था। उसने पीठ सीधी कर ली
और सीना तान कर इतने गर्व से चलने लगा जैसे पूरी मुंबई का मालिक हो। उसके इस मालिकाना रवैये में दारू पीकर भड़ास निकालने वाले किसी कमज़ोर और कायर आदमी की झूठी अकड़ नहीं थी, बल्कि एक मौलिक विरोध पर आधारित आक्रामकता थी। हम दोनों चलते चले जा रहे थे, बिना यह तय किए कि जाना कहाँ है। न उसे कहीं पहुंचने की जल्दी थी, न मुझे। हमारी उद्देश्यहीनता इस शहर की उद्देश्यपरक व्यस्तताओं के साथ टक्करें ले रही थी। फुटपाथ पर वीटी की तरफ जाने वालों की एक तेज रफ्तार भीड़ में हम दोनों किसी गीले लबादे की तरफ उलझ गए थे। भीड़ की चुस्ती और फुर्ती के बरक्स हमारा ढीलापन सिर्फ थकान और नशे की वजह से नहीं था, बल्कि यह एक प्रतिक्रिया थी। मुझे अब यह पक्का भरोसा हो गया कि मेरा यह बूढ़ा दोस्त भी उस चुस्त दुरुस्त और फटाफट कामयाबी के खिलाफ है जो मनुष्य से उसका निर्दोष आनंद छीन लेती है। मैंने चलते चलते उसके चेहरे पर निगाह डाली। वह मदमस्त था। उसकी चाल में बदलाव आ गया था। चलते चलते वह एक दुकान के सामने अचानक रुक गया। दुकान के अगले हिस्से में एक बड़े शोकेस था। दुकान के अगले हिस्से में एक बड़ा शोकेस था जिसमें तरह तरह के वाद्य यंत्र रखे गए थे। उनके बीच एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड पड़ा था। वह बूढ़ा उस कीबोर्ड को बड़े गौर से देखने लगा। मैंने सोचा शायद उसमें कोई गौर करने लायक विशेषता होगी, पर मैंने देखा बूढ़े के चेहरे पर अचानक एक बड़ी लहर आई और एक ही पल में उसका मिजाज बदल गया। वह उस वाद्य की तरफ कुछ ऐसे अंदाज से देख रहा था मानो वह उपकरण नहीं बल्कि एक जीता जागता शत्रु हो। एक खतरनाक तनाव और तीखी घृणा से उसका चेहरा कपकपाने लगा। तुम इसे जानते हो? उसने कीबोर्ड की तरफ इशारा करते हुए मुझसे पूछा। हाँ, मैंने कुछ सोचते हुए कहा, ये एक जापानी सिंथेसाइजर है। नहीं, उसने ऊंची आवाज में कहा, यह एक तानाशाह है, हत्यारा है। इसी की वजह से दास बाबू और फ्रांसिस की जानें गई। यही हम सबकी बदहाली का एकमात्र जिम्मेदार है। मैंने बहुत आश्चर्य से शोकेस की तरफ देखा। उस कई पुश बटनों और पियानो जैसी चाबियों वाले वाद्य यंत्र में मुझे कोई खासियत नजर नहीं आई। शोकेस से नजरें फेर कर जब मैंने बूढ़े की तरफ देखा तो मुझे अपने चेहरे पर मुझे उसके चेहरे पर एक अजीब सी ऐंठन नजर आई। उसका शरीर कुछ इस तरह कांप रहा था मानो उसे तेज बुखार हो। उसकी अस्वाभाविक उत्तेजना से मुझे बेचैनी महसूस हुई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे फुसलाते हुए आगे ले चलने की कोशिश की। पहले तो वह टस से मस नहीं हुआ, लेकिन फिर जैसे कोई दौरा पड़ गया हो। उसने लपक कर फुटपाथ से ईंट का अद्धा उठा लिया। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से उसे कांच फोड़ने से रोका। मेरे इस हस्तक्षेप से वह और भी बिफर गया। उसने मुझे एक तरफ झटक दिया और फुटपाथ की भीड़ को बहुत वाहियात तरीके से धकेलते हुए आगे बढ़ा। उसके मुंह में अनर्गल वाक्यों और गोलियों की बौछार लग गई। उसके अंदर उठे इस चक्रवाती तूफान के रुख और गति का अनुमान लगाना मुश्किल था। सिर्फ इतना साफ समझ में आ रहा था कि उस चक्रवाती घेरे के केंद्र में वही इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट था जिसे वह कभी नकल चोर कहता था तो कभी हरामखोर। फिर वह उन संगीत कंपनियों को गाली देने लगा जिन्होंने ऐसे नकली वाद्य यंत्रों
और साउंड रिकॉर्डिंग की नई और चालाक तकनीकों के सहारे भोंडे फिल्मी गीतों के ऑडियो कैसेट का होलसेल मार्केट फैला रखा था। बाद में वह उन लोगों को भी कोसने लगा जिन्होंने ऐसे वाद्यों का निर्माण किया था, जो दूसरे तमाम वाद्यों की हूबहू नकल करने में सक्षम थे। बाजार में आते ही संगीत के ठेकेदारों ने उसे तुरंत अपना लिया था और उन साजिंदों को काम मिलना बंद हो गया जो अरसे से केवल इसी काम या हुनर या कला के सहारे जिंदगी बसर कर रहे थे। अब इन हरामजादों को कौन समझाने जाए? उनको तो सिर्फ अपना धंधा फायदा नजर आता है। कला और कलाकार जाए भाड़ में। किसे खबर है कि पुराने सांजीदे कहाँ हैं? किसे फिक्र है कि अगर वे बजाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? जिस आदमी ने जिंदगी भर वायलिन बजाई हो, क्या वह टमटम चला सकता है? क्या तबला बजाने वाले हाथ मसाज का काम कर सकते हैं? पियानो पर थिरकने वाली उंगलियों से अगर कसाई की दुकान में मुर्गियों की आंतें छटवाई जाए तो कैसा लगेगा? वह पता नहीं किससे सवाल कर रहा था। थोड़ी देर में वह यह भी भूल गया कि मैं उसके साथ हूँ। मुझे उसके चेहरे पर पागलपन के चिन्ह साफ दिखाई दिए। वह अचानक फुटपाथ से उतरकर सड़क क्रॉस करने लगा। वहाँ न तो जेब्रा क्रॉस था, न पैदल चलने वालों के लिए कोई सिग्नल। चालू ट्रैफिक में उसके यूं अचानक घुस जाने से एक साथ कई वाहनों का संतुलन बिगड़ गया। एक सिटी बस की चपेट में आने से वह बाल बाल बचा, मगर उसे बचाने के चक्कर में एक टैक्सी मार्ग विभाजक से टकरा गई और टैक्सी के अचानक रुकते ही पीछे तेज रफ्तार से आती कई कारें और टैक्सियां असंतुलित हो गई। टैक्सियों और कारों के ड्राइवर गुस्से से फनफनाते हुए नीचे उतरे और बूढ़े को घेर लिया। ट्रैफिक हवलदार ने बूढ़े को जब उस घेरे से बाहर निकाला तो मैंने देखा उसकी नाक और जबड़े से खून बह रहा था, मगर वह खून पोंछने या घाव को सहलाने के बजाय चेतावनी भरे शब्दों में पता नहीं किसे गालियां बक रहा था। हवलदार ने उसका कॉलर पकड़ा और घसीटते हुए उसे सड़क से दूसरे किनारे तक ले गया। ट्रैफिक नियंत्रित होने में थोड़ा समय लगा। इस बीच मेरी नजरें बराबर बूढ़े का पीछा करती रही। वह लड़खड़ाते हुए फुटपाथ पर चढ़ा और मेरे देखते ही देखते अगले सर्कल में दाईं तरफ मुड़ गया। पैदल चलने वालों के लिए जैसे ही ट्रैफिक खुला, मैं तेजी से उस सर्कल की तरफ भागा। सर्कल का मोड़ मुड़ने के बाद मैंने नजरें दौड़ाई। उस लंबे गीले रास्ते में छतरियों के झुंड के बीच उसका भीगता और भागता हुआ शरीर मुझे दिखाई दिया। मैं बहुत मुश्किल से उसके करीब पहुंच पाया। मैंने झपट कर उसका कंधा पकड़ लिया। उसने मुड़कर मुझे देखा। उसके चेहरों पर घूंसों और थप्पड़ों के दाग उभर आए थे। नाक से अभी तक गाढ़ा लाल खून टपक रहा था और आंखों में अजीब सी अजनबियत थी। चौराहे के एक रेड सिग्नल की रोशनी में उसका भावहीन पथराया सा चेहरा मुझे भयानक लगा। तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने पूछा। करीब से गुजरते वाहनों के हॉर्न की वजह से शायद उसे मेरी बात समझ में नहीं आई। तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने इस बार उसके कान के पास जाकर ऊंची आवाज में पूछा। उसके चेहरे पर अब भी ठोस संवेदनहीनता छाई हुई थी। तीसरी बार वही सवाल पूछने के बाद भी जब उसने उन्हीं भावशून्य आंखों से मुझे देखा तो मैं समझ गया कि बात हद से गुजर गई है और अब शराब, खून और बारिश से भीगी हुई उसकी देह को अकेले भटकने के लिए छोड़ देने से बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता। मैं बहुत परेशान हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वह अगर सिर्फ बीमार होता तो मैं उसे संभाल लेता, मगर मामला दिमाग का था।
और उसके पागलपन में अगर मुझे वह युक्ति संगत व्यवस्था न दिखती जिसे हम जीनियस कहते हैं, तो शायद मैं उसे वहीं छोड़कर चला जाता, क्योंकि मुझ पर समाज सेवा का दौरा कभी नहीं पड़ा था और न ही मेरे अंदर कोई ऐसा मदर टेरेसाई नर्म कोना था जिसमें मैं ऐसे पागलों और लावारिसों को पनाह देता। मैं तेजी से सोच रहा था कि क्या करूं। अचानक मुझे ख्याल आया कि शायद उस बियर बार वाली लड़की को बूढ़े के घर का पता मालूम हो। मैंने तुरंत एक टैक्सी रुकवाई, बूढ़े को सहारा देकर टैक्सी में बैठाया और ड्राइवर को सेंडर्स रोड ले जाने को कहा। जब हम वापस सेंडर्स रोड के बार में पहुंचे, तब रात के 12:30 बज चुके थे। ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक लगाया, बूढ़े का स्लथ शरीर मेरी गोद में लुढ़क गया। वह या तो सो रहा था या बेहोशी के आलम में था। मैंने उसे संभाल कर सीट पर लेटा दिया। तुम 5 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, मैंने ड्राइवर से कहा और टैक्सी से नीचे उतर आया। ड्राइवर जरा पशुपेश में था। उसे संदेह था कि कहीं मैं बिना किराया दिए इस मुसीबत को उसके गले न मर जाऊं। मैंने 50 का एक नोट उसके हाथ में थमा दिया और सीढ़ियां चढ़कर बार के अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा खुलते ही संगीत की बहुत तेज आवाज ने मुझ पर हमला किया। वह खोपड़ी को सनसना देने वाला संगीत था। मैंने ध्वनियों का इतना भयंकर इस्तेमाल पहले कभी नहीं सुना था। कुछ देर की चकराहट के बाद हल्की नीली रोशनी में मैंने उस लड़की को खोजना शुरू कर दिया। वह डांसिंग फ्लोर पर कुछ और लड़कियों के साथ नाच रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। वह एक मालदार आदमी को रिझाने के लिए बार बार अपने बाल लहरा और कूल्हे मटका रही थी। सामने की कुर्सी पर बैठा वह अधेड़ अय्याश, जिसके गले और उंगलियों में सोना बहुत अश्लील ढंग से चमक रहा था, उस लड़की की हर अदा पर 100 के नोट निछावर कर रहा था। बहुत कोशिश और इशारे करने के बाद भी जब लड़की ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आखिरकार मुझे भी जेब से नोट निकालने पड़े। नोट हाथ में आते ही मैंने देखा बार के हर वेटर्स, स्टूअर्ट और डांसर का ध्यान मेरी तरफ था। लड़की की तरफ मैंने सिर्फ एक नज़र से देखा और वह मुस्कुराती हुई मेरे पास आ गई। नोट उसके हाथ में देने से पहले मैंने 2-3 बार ऊंची आवाज़ में पूछा, मैंने 2-3 बार ऊंची आवाज़ में कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दूसरी आवाज़ों के कारण उसे मेरी बात समझ में नहीं आई। वह हाथ पकड़कर मुझे पिछले दरवाजे की तरफ ले गई। दरवाजे के उस तरफ रेस्तरां का किचन था। हाँ बोलो जल्दी, क्या बात है? मैं अपना कस्टमर छोड़ के आई हूँ। शाम को मैं जिस बूढ़े के साथ आया था, क्या तुम उसे जानती हो? हाँ हाँ, वो मेरा रेगुलर कस्टमर तो नहीं है, पर आता है तो सबकी तबीयत खुश कर देता है। उसकी तबीयत खराब है। क्या तुम उसके घर का पता जानती हो? पक्का पता नहीं मालूम, लेकिन शायद वह दादर के कबूतर खाने के आसपास किसी चाल में रहता है। क्या तो नाम है उस चाल का, याद नहीं आ रहा ठीक से। देखिए, मैं इस शहर में नया हूँ, मुझे यहाँ के रास्तों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। क्या आप इस मामले में मेरी थोड़ी मदद कर सकती है? नहीं, उसने साफ मना कर दिया। आप समझते क्यों नहीं? मैं अपना कस्टमर छोड़कर आई हूँ। मैं चुप हो गया। बाहर से बाहर निकलते ही मैंने टैक्सी के पास जाकर खिड़की से अंदर झांका। बूढ़ा अभी तक ज्यों का त्यों लेटा था, किसी लाश की तरह। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर सीट में धंस गया। दादर ले चलो, मैंने ड्राइवर से कहा। मुझे अपनी आवाज़ बहुत थकी हारी सी जान पड़ी। ड्राइवर ने तुरंत चाबी घुमाकर इंजन स्टार्ट किया। थोड़ी दूर जाकर एक यू टर्न मारा और लंबी चौड़ी सड़क पर टॉप गियर में टैक्सी दौड़ा दी। मैंने एक सिगरेट सुलगा ली और अपने विचारों को खामोशी से चबाने लगा।
यहाँ तक कि मेरी कनपटियाँ दुखने लगी। उन चबाए हुए विचारों की लुदगी में से पता नहीं कब एक शून्य निकला और उस शून्य के बोझ से दबकर जाने कब मेरी आंखें मूंद गई। ड्राइवर ने जब कंधा थपथपाकर मुझे नींद से जगाया तो कुछ देर तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने अपना सिर जोर से झटक कर खुमारी और नींद को दूर हड़काया और बूढ़े को होश में लाने के लिए हिलाया डुलाया, लेकिन सिर्फ हूँ हूँ करने के अलावा उसने कोई हरकत नहीं की। आखिर नीचे उतरकर मैंने उसकी बाहों के नीचे हाथ डालकर उसे दरवाजे से बाहर खींच लिया। मैं जब बूढ़े के शरीर को घसीटते हुए सड़क के किनारे ले जा रहा था, तब मैंने देखा कि बावजूद बेहोशी के बूढ़े ने अपने बैग को नहीं छोड़ा था। उसका पूरा शरीर बेहोश था, लेकिन वह हाथ पूरी तरह से होश में था, जिस हाथ में उसने बैग से बाहर जाती सैक्सोफोन की गर्दन को पकड़ रखा था। रात के उस आखिरी पहर में जब सारी हरकतें सो गई थी और कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, मुझे अपने दिल की धड़कनें सुनाई दी। मैं अपने बारे में सोचने लगा। अपने बाप की दौलत से दुश्मनी मोल लेने के बाद मैं जिस तरह से तुच्छ आमोद प्रमोद में जिंदगी को खर्च कर रहा था, उसमें किसी समझदार अनुराग की कोई गुंजाइश नहीं थी। अपनी स्वतंत्र और प्रतिबद्धता की शेखी, जिसके लिए मैंने अपने कैरियर तक को लात मार दी थी, वो कायम रखने के लिए मैं हमेशा जिस सूखी अकड़ का इस्तेमाल करता था, उसमें बारिश, शराब, खून और सैक्सोफोन की एक करुण धुन ने नमी ला दी थी। मैं उस नमी के नर्म आगोश में एक थके हुए बच्चे की तरह सो गया। एक साथ कई पंखों की फड़फड़ाहट ने मुझे नींद से जगाया। मैंने आंखें मलते हुए उधर उधर देखा। बूढ़ा नदारद था। एक बार फिर पीठ के पीछे पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। वह बूढ़ा कबूतर खाने के बीचों बीच लेटा था और उसके जिस्म पर कई कबूतर चहलकदमी कर रहे थे, इतने अधिक कि उसका पूरा शरीर उनसे पट गया था। यहाँ तक कि चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे संदेह हुआ कहीं वह मर तो नहीं गया, लेकिन मुझे अपने इस बेवकूफ़ाना संदेह पर तुरंत शर्म आई, क्योंकि मरे हुओं पर कौवे मंडराते हैं, कबूतर नहीं। कबूतर खाने की ग्रिल फांद कर मैं अंदर कूदा। मेरी इस कूद फांद से घबरा कर सारे कबूतर उड़ गए। मैं बूढ़े के करीब पहुंचा और तब मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया, स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिसमें कहीं पिछली रात के उपद्रव के चिन्ह नहीं थे। उसके चेहरे और तमाम कपड़ों पर बाजरे, ज्वार और मकई के दाने चिपके हुए थे। शायद उसने खुद अपने ऊपर कबूतरों का चारा फैला रखा था। उसने स्नेह से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने जैसे उसके हाथ में हाथ दिया, एक कबूतर फिर उसके हाथ पर आ बैठा। वही चितकबरा कबूतर जिसके पैर में काला धागा बांधा था, जो कल शाम बूढ़े के कंधे पर बैठा था। तुम चुपचाप खड़े रहना, मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश मत करना, फिर देखना यह धीरे धीरे तुम्हें भी अपना दोस्त बना लेगा। मैंने बूढ़े की बात में सहमति में गर्दन हिलाई और खुशी भरे आश्चर्य के साथ देखा। वह कबूतर जो हम दोनों के हाथ के मिलन पर बैठा था, उसने झटके से गर्दन उठाकर सीधे मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कौतूहल और अजनबीपन था। कुछ देर तक मुझे देखते रहने के बाद उसने गर्दन झुकाई और 2-3 कदम आगे बढ़कर बूढ़े के हाथ से मेरे हाथ पर आ गया। मुझे उसके पंजे के खुरदुरे स्पर्श से हल्की सी सिहरन हुई, लेकिन मैंने अपने हाथ को कांपने नहीं दिया। उसने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा और जरा झिझकते हुए 2 कदम और आगे बढ़ा। कुछ देर तक मेरी विश्वसनीयता को आजमाने के बाद
3-4 कदम आगे बढ़कर मेरी कलाई और बाह के बीच पहुंच गया। अब उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। अगले ही पल वह झपट कर मेरे कंधों पर बैठ गया। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके पंखों को सहलाने लगा। ये पहले रॉबर्ट का दोस्त था। बूढ़े ने मेरे कंधे पर बैठे कबूतर को बड़े प्यार से देखते हुए कहा, उसे गए कितने साल हो गए? मैंने कबूतर की देह पर हाथ फेरते हुए पूछा। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा। वह उस क्षण की याद में थोड़ा गमगीन हो गया। 1-2 पल की चुप्पी के बाद उसने बड़ी मुश्किल से मुंह खोला। आज उसकी पहली बरसी है। मैंने देखा पिछली रात की वही यातना और हताशा फिर उसके चेहरे पर मंडराने लगी। मैंने उसे उस सिकनेस से बाहर निकालने के लिए जोर लगाकर उसके हाथ को अपनी ओर खींचा और उसकी बाह में अपनी कलाई डालकर उसे खड़ा कर दिया। कहा, चलो तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। उसने जरा आश्चर्य से मेरी तरफ देखा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ रहता हूँ? कल जब तुम होश खो बैठे थे तब मैं फिर उसी बार में गया था, लेकिन वहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता सिवाय उस लड़की के। हाँ, उसी लड़की ने मुझे पता दिया। क्या वो मेरे बारे में कुछ पूछ रही थी? नहीं, वो बहुत बिजी थी। बूढ़े ने गहरी सांस ली। फिर उसके चेहरे पर कड़वाहट आ गई। फिर उसके चेहरे का भाव बिगड़ गया, जैसे उसने कोई कड़वी चीज पी ली हो। वह मेरे कंधे का सहारा लेकर आगे बढ़ा। हम सड़क पार करके बाईं ओर से एक गली में मुड़ गए। उसने मेरी तरफ देखे बगैर पूछा, जानते हो वो लड़की कौन थी? मैंने इनकार में सिर हिलाया और जिज्ञासा से उसकी तरफ देखा। वह कुछ कहना चाहता था पर कहते कहते रह गया। उसके चेहरे पर भी कड़वेपन को निगलने का कष्ट उभर आया था। आगे जाकर वह एक और पतली गली में मुड़ गया। वह मुश्किल से 8-10 फीट चौड़ी गली थी, जिसके दोनों तरफ चालें थी। लकड़ी के बरामदों और सीढ़ियों वाली बहुत पुरानी गली और सीली हुई चालें, जिसके हर कोने में ठहरी हुई बासी हवा, उमस, ऊब और अंधेरे ने अपना स्थायी कब्जा कर लिया था। चरमराती हुई सीढ़ियों पर रेलिंग के सहारे चढ़ने के बाद हम दूसरे माले की चौथी खोली के पास पहुंचे। उसने बहुत जोर जोर से हाँफते हुए अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजे का ताला खोल दिया। मैं अब चलता हूँ, मैंने उससे विनम्र शब्दों में इजाज़त ली। उसने जरा प्यार भरी नाराजगी से मुझे देखा। मैं अभी तक इतना गया गुजरा नहीं हूँ कि तुम्हें एक कप चाय पिलाए बगैर वापस भेज दूँ। उसने हाथ पकड़कर मुझे अपने घर में खींच लिया। अंदर सामान के नाम पर सिर्फ एक पलंग और एक मेज थी। पलंग के ऊपर एक बहुत गंदा बिस्तर बिछा हुआ था, जिसके सिरहाने पैताने का कोई ठिकाना नहीं था। कमरे की दीवारों पर जब मेरी नज़र गई तो मुझे आश्चर्य हुआ। दीवारों पर जगह जगह कीलें गड़ी हुई थी और उन पर तरह तरह के वाद्य टंगे थे। सबसे पहले मेरी नज़र तबले पर गई। उसका चमड़ा उघड़ गया था और उसके अंदर चिड़ियाओं ने घोंसला बना लिया था। तबले के बगल में टूटा हुआ वायलिन था, जिसके तार नदारद थे। दीवार के कोने में सारंगी थी, मकड़ी के जालों से घिरी हुई। सारंगी के ऊपर बाथुरी लटक रही थी। उसके छेदों में फफूंद जम गई थी और उसके माउथ पीस को दीमक ने चाट लिया था। नीचे फर्श पर हारमोनियम पड़ा था, जिसकी हड्डी पसली एक हो गई थी। मैं तब तक इन अवशेषों का अवलोकन करता रहा जब तक बूढ़ा बरामदे में जाकर किसी छोकरे को चाय के लिए आवाज़ देकर लौट नहीं आया। चाय लेकर जो छोकरा आया, उसने चाय की प्यालियाँ हमारे हाथ में थमाने के बजाय अपनी जेब से एक छोटी सी नोटबुक
और कलम निकाली। बूढ़े ने दोनों चीज़ें हाथ से ले ली। वह उस उधार खाते के गंदे पन्नों को उलटने लगा। फिर एक पन्ने पर लिखने के लिए जैसे ही उसने कलम आगे बढ़ाई, लड़के ने बीच में टोक दिया, अभी की 2 कटिंग मिला के 70 रुपये हो गए। सेठ मेरे ऊपर बहुत मार रेला है, अभी पैसा देंगे तभी चाय देना, ऐसा बोलेला है। बूढ़े ने केवल एक बार उस लड़के की तरफ देखा, फिर जेब से रात के पानी में भीगे हुए नोट निकाले। एक 50 और एक 100 का नोट निकाल कर लड़के के हाथ में थमाया। उधार खाते को फाड़कर गैलरी से बाहर खुली सड़क पर फेंक दिया और चाय की प्यालियां उसके हाथ से छीनकर पूरी चाय मोरी में बहा दी। लड़के पर इस व्यवहार का कोई असर नहीं पड़ा। वह चुपचाप गिलास उठाकर चला गया। कुछ देर तक वहाँ खामोशी छाई रही। फिर अचानक उसके ऊपर दौरा पड़ा। तुम बैठे रहना, मैं अभी आता हूँ। उसने कड़वा सा मुंह बनाया और गैलरी पार करके धड़ाधड़ सीढ़ियाँ उतर गया। बुढ़ापे की तुनक मिजाजी कई बार बचपने की नादानी से भी बदतर साबित होती है। और फिर इस बूढ़े का मामला तो और भी गड़बड़ था। मुझे लगा कि इस बखेड़ेबाज आदमी के साथ अगर मैं ज़्यादा देर तक रहा तो कभी भी किसी बड़े झंझट में फंस सकता हूँ। एक पल के लिए मुझे यह ख्याल आया कि चुपचाप यहाँ से खिसक जाऊँ, लेकिन मेरी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। मैं और गहराई में जाकर उस आदमी के भीतर के उस स्वर को सुनना चाहता था जो दुनिया के कई अंगड़ खंगड़ प्रलापों के नीचे दबा हुआ था। मुझे एक डर यह भी था कि कहीं उस स्वर को खोजते खोजते मैं इतना नीचे न चला जाऊं कि वापस ऊपर आना मुश्किल हो जाए, क्योंकि नीचे काई थी, उलझी हुई करुणा थी और कई पथरीले कटाव थे जिसमें उलझ फंस कर मैं डूब सकता था। लेकिन बावजूद इस डर के मेरी मनस्थिति उस लालची गोताखोर जैसी थी जो दक्षिणावर्त शंख को पाने के लिए जिंदगी भर गोते लगाते रहता है, बिना जान की परवाह किए, बिना यह जाने कि जो चीज़ वह पाना चाहता है उसकी असली पहचान क्या है। जब पिछली बातें याद करता हूँ तो मुझे अपनी चरम जिज्ञासा के कारण अपने आप को दोष देने का कोई कारण नजर नहीं आता। मेरी उत्कंठा के पीछे छिपी हुई नीचता नहीं थी, मैं बस थोड़ा सा उलझ गया था। और चूंकि यह उलझन बहुत नाजुक थी, इसलिए अपनी तमाम तटस्थता के बावजूद मैं इस चिपचिपाहट से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। उसके अजायब घर में उसका इंतजार करते करते आखिर में थक गया। रात की निशाचरी के कारण मेरा सिर भी सनसना गया था। कुछ ही देर में मुझे झपकी लगने लगी। एक हल्की हाट से जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा वह मेरे सामने 2 प्याले लेकर खड़ा था, लेकिन उसमें से चाय की खुशबू नहीं आ रही थी, देसी शराब के फक्के उठ रहे थे। उसने एक गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और दूसरा अपने होठों से लगा लिया। एक ही सांस में पूरा गिलास खाली करने के बाद उसने शर्ट की बाह से मुंह पोंछा और बहुत अजीब नज़रों से मुझे देखा। उसकी सुर्ख आंखों और उसके अराजक तरीके से साफ था कि वह कल की तुलना में आज ज़्यादा आक्रामक है। उसका वह हाथ कांप रहा था जिस हाथ ने उसने मेरे लिए शराब का प्याला थाम रखा था। यह मेरा नहीं, रॉबर्ट मास्टर का कमरा है और तुम अभी मेरे नहीं, रॉबर्ट मास्टर के मेहमान हो। रॉबर्ट घराने में सुबह की शुरुआत दारू से होती है। अगर तुम्हें इस घराने के अदब कायदों को सीखना है तो गिलास मुंह से लगा लो।
मैं धीरे से मुस्कुराया और उसके हाथ से गिलास लेकर एक ही सांस में खाली कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, तुम भी हमारी लाइन के आदमी हो, जमेगी, अपनी तुम्हारी खूब जमेगी। उसने खुशी से चहचहाते हुए फिर 2 गिलास तैयार कर लिए और हमने उस दिन का आगाज एक ऐसे ढंग से किया जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता था। शराब का पहला प्याला किसी बाज की तरह झपटते हुए मेरे सीने में उतरा। दूसरे प्याले की शराब जरा धीरे धीरे किसी चील की तरह मंडराने लगी। मैं धीरे धीरे बहुत ऊपर उठता चला गया, लेकिन नीचे की तमाम चीज़ें मुझे उतनी साफ नज़र आ रही थी। दूसरा गिलास खत्म करने के बाद मैंने दीवार पर लटकते वादियों को गहरी नज़र से देखा। इस बार मेरे देखने में कुछ फर्क था। कुछ ही देर पहले मेरे लिए ये चीज़ें बेजान थी, लेकिन अब उसमें से कोई अर्थ ध्वनित हो रहा था। मुझे अपने इन दोस्तों से नहीं मिलवाओगे? मैंने वादियों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बूढ़ा अपने गिलास में कपकपाती शराब को बड़े गौर से देख रहा था। उसने भौहें उठाकर मेरी तरफ देखा, फिर सीधे दीवार की तरफ नजरें उठा दी। वह बड़ी अजीब ढंग से मुस्कुराया। गिलास खाली करके उसने मेज पर रखा और दीवार के पास चला गया। सबसे पहले तबले पर हाथ रखा। ये रफ़ीक खान है, उस्ताद सलीमुद्दीन खां साहब का सबसे छोटा और सबसे आवारा लौंडा। पहले कांग्रेस हाउस में किसी बाई के मुजरे में तबला बजाता था, बाद में फिल्म लाइन में आया। तबले को पीछे छोड़कर उसने सारंगी पर उंगली रखी और ये सलीम भी उसी का जोड़ीदार था। इनकी संगत में बाद में ये वासुकी प्रसाद और ये जमुना दास भी बिगड़ गए। उसका इशारा बांसुरी और शहनाई की तरफ था। ये चारों अपने फन और धुन के पक्के थे, मगर उनके जीवन में कोई लय ताल नहीं थी। बहुत बेसुरे और बेताले थे चारों के चारों, मगर थे बहुत ईमानदार। इनमें कोई शक नहीं। एक बार चारों वाद्यों को बहुत नाज और प्यार से देखने के बाद उसने जमीन पर पड़े हारमोनियम पर नजर डाली। ये नितिन मेहता का हारमोनियम है। ये लौंडा सबसे ज़्यादा चालू था। 5 साल पहले हमारे पास सारे गमा सीखने आया था और आज बहुत पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर है, क्योंकि इसकी उंगलियां हारमोनियम से फिसल कर तुरंत सिंथेसाइजर पर चली गई और नियत संगीत से उचट कर धंधे पर लग गई। हर तरह के चांस और स्कोप में अपनी टांगें घुसेड़ते हुए उसने एक ऐसा घंघरा घोल मचाया कि कुछ समझना मुश्किल हो गया। बाद में उसे एक पार्टनर मिल गया। उसने संगीत के धंधे में बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया। पुराने साज और साजिंदों की जगह नए यंत्र आ गए। पहले रिकॉर्डिंग के दौरान 150-200 साजिंदे जमा होते थे, पर अब तमाम साजों की आवाज़ों और उनके अलग अलग इफेक्ट्स के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉनिक यंत्र काफ़ी है। उस यंत्र के खिलाफ मैंने और रॉबर्ट ने कई बार आवाज़ बुलंद की। कई बार हमने फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन को दरख्वास्त दी कि इस यंत्र पर पाबंदी लगा दी जाए, मगर अफसोस न तो इस मामले में किसी ने हमारा साथ दिया और न आर्टिस्ट एसोसिएशन ने कोई कदम उठाया। अपने कुछ साथियों का परिचय देने और गुजरे हुए हालात की लंबी तफसील पेश करने के बाद उसने सिगरेट का पैकेट जेब से निकाला। एक सिगरेट अपने ओठों के बीच रखकर उसने पैकेट मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने भी सिगरेट चुपचाप सुलगा ली। 2-3 गहरे कस खींचने के बाद वह बहुत गौर से और कुछ कुछ सहानुभूतिपूर्ण नज़रों से वायलिन को देखने लगा।
सबसे ज़्यादा मुझे दास बाबू पर तरस आता है। बेचारे ए ग्रेड के आर्टिस्ट होते हुए भी सी ग्रेड की ज़िंदगी जीते थे। बहुत शर्मीले और संजीदा आदमी थे। ट्रेजिक धुनों के लिए उन्हें खास तौर से बुलाया जाता था। नितिन मेहता जैसे हरामियों ने उनका बहुत मिसयूज किया। वह एक ही सीटिंग में उनसे 4-5 धुनें रिकॉर्ड करवा लेता था, फिर उन धुनों को काट छाट कर अलग अलग गानों और सिचुएशन में इस्तेमाल करता था। अपनी धुनों की इस दुर्गति से दास बाबू बहुत उदास होते थे, मगर कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करते थे। एक बार एक गाने की कंपोजिंग के दौरान वे वायलिन बजाते बजाते रोने लगे। उस गाने के अंत में मुझे एक लंबा पीस बजाना था, मगर मैं उठा और दास बाबू की बाँह पकड़कर स्टूडियो से बाहर निकल आया। सिगरेट के ठूंठ को तिपाई पर पड़ी एस्ट्रे में मसल कर उसने कुर्सी नज़दीक खींच ली और अपने लड़खड़ाते हुए पाँव को संतुलित करते हुए कुर्सी पर बैठ गया। फिर बोला, उस रात जब पूरी चाल सो गई थी, तब आधी रात के बाद मुझे दास बाबू की खोली से वायलिन की आवाज़ सुनाई दी और मैं देखे बगैर यह जान गया कि दास बाबू सिर्फ वायलिन नहीं बजा रहे थे, रो भी रहे थे। कुछ देर में चुपचाप सुनता रहा। मैंने पहले कभी इतने दर्दनाक स्वर नहीं सुने थे। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपना सैक्सोफोन उठाया और उसकी पीठ सहलाने के लिए एक भारी स्वर उनकी खिड़की की तरफ उछाल दिया। मेरी हमदर्दी से पहले वे ठिठक गए, फिर उनका वायलिन एकदम फपकने लगा। मैंने उसे रोने दिया। सैक्सोफोन के चौड़े सीने पर सिर रखकर रोती वायलिन की उस धुन को मैं कभी नहीं भूलूंगा। वह बहुत लंबी, उमावदार और इतनी कातर धुन थी कि सैक्सोफोन जैसा दिलेर भी कुछ देर के लिए विचलित हो गया। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना संतुलन खो देता, पियानो के हल्के स्पर्श ने मुझे ढाढ़स बंधाया। रॉबर्ट का एक पुराना नोट हमारे स्वरों की तरफ बाहें फैलाए हुए आया और हम तीनों बगलगिर हो गए। फिर हमारी यह तिकड़ी आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही देर बाद पीछे से सारंगी की आवाज़ आई और वह बहुत हड़बड़ी में हमारी तरफ दौड़ती हुई आई, जैसे हम उसका कोई साथ छोड़कर जा रहे हों। हमने अपनी स्वर यात्रा में उसे भी शामिल कर लिया। हम उसे छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वह बहुत भावुक थी और बात बात में दुखी हो जाना उसके स्वभाव में शामिल था। फिर बांसुरी और शहनाई की भी नींद खुल गई। उन दोनों की अलसाई सी अंगड़ाइयाँ लेती आवाज़ें पहले बहुत सुस्त कदमों से बाहर आई। फिर यह देखकर कि हम बहुत दूर निकल गए, दोनों ने एक साथ अपनी चाल तेज कर दी और कुछ ही देर में वहाँ स्वरों का तूफान उमड़ने लगा। बिना किसी उद्देश्य और बिना किसी रिहर्सल के खुद ब खुद वहाँ एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा शुरू हो गया जिसका कोई पूर्व निर्धारित शो नहीं था, जिसे सुनने वाला कोई रसिक श्रोता नहीं था, क्योंकि यह कोई कंपोजिशन नहीं थी, कुछ आवारा गर्दों की अराजकता थी। हम सब एक दूसरे के साथ धिंगा मस्ती कर रहे थे। हर स्वर अपने प्रतिद्वंदी स्वर को पीछे छोड़ आगे निकल जाना चाहता था। पियानो मदमस्त हाथी की तरह सबको कुचल रहा था। सारंगी पियानो की टांगों के बीच से निकलकर उसे छकाती हुई आगे बढ़ गई। शहनाई की बेहद तेज और पतली धार वाली आवाज़ ने सारंगी के तार काट दिए, मगर सांस लेने के लिए जैसे ही शहनाई रुकी, बांसुरी ने उस अंतराल में एक लंबी छलांग लगाई और सबसे आगे निकल गई। मैंने बांसुरी को सबक सिखाने के लिए सैक्सोफोन होठों से लगाया, मगर अकस्मात मेरा ध्यान इस बात पर गया कि वायलिन की आवाज़ कहीं बिछड़ गई थी। कुछ देर तक मैं ध्यान देकर सुनता रहा कि शायद दूसरी तेज आवाज़ों के कारण वायलिन की आवाज़ दब गई होगी, लेकिन नहीं,
वह कहीं सुनाई नहीं दे रही थी। बाकी सब बहुत मस्त थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैं थोड़ा सजग था और ज़रा और ध्यान देने पर मुझे यह आभास हुआ कि संगीत की संगत में कुछ असंगत हो रहा है। मुझे किसी चीज़ के तोड़े जाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये स्वराघात बहुत भयानक थे। उनमें किसी चीज़ को हमेशा के लिए खत्म कर देने वाला हत्यारापन था। 2-3 बड़े आघातों के बाद वह आवाज़ बंद हो गई। मैं सोच में पड़ गया। मुझे हालांकि यह समझ में नहीं आया कि वह किस चीज़ के पटके जाने या पीटने की आवाज़ थी, मगर यह तो साफ जाहिर था कि वह आवाज़ दास बाबू की खोली से आ रही थी। मैंने सैक्सोफोन मेज पर रख दिया और दरवाज़ा खोलकर बाहर गैलरी में निकल आया। सामने की चाल में सब खिड़की दरवाजे बंद थे। दास बाबू की खोली के दरवाजे की दरारों से बल्ब की पीली रोशनी की लकीरें चमक रही थी। बीच बीच में उन चमकती लकीरों को कोई परछाई काट रही थी। वे लकीरें जब बार बार और बहुत तेज़ी से कटने लगी, तब मुझे मालूम हुआ कि अंदर कोई छटपटा रहा है। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। दास बाबू की खोली के बंद दरवाजे के सामने पहुंचकर मैंने अपने धड़धड़ाते सीने को एक हाथ से थामा और दूसरे हाथ से दरवाज़ा धकेला। अंदर दास बाबू फर्श पर गिरे पड़े थे। वायलिन के टुकड़ों के बीच फर्श पर वे अपना सीना थामे छटपटा रहे थे। मैंने लपक कर उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। मुझे देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी राहत आई, मगर अगले ही पल किसी अज्ञात शक्ति ने उनके चेहरे पर पोछा मार दिया। दास बाबू के जीवन के अंतिम क्षणों का जो भयानक वर्णन बूढ़े ने किया, वह काफ़ी देर तक एक फिल्म की तरह मेरी कल्पना में घूमता रहा। बूढ़े के चुप हो जाने के बावजूद उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। मैं उस संत्रस्त कर देने वाले असर के जब बाहर आया, तब मैंने देखा बूढ़ा किसी गहरी सोच में डूबा था। मैंने उसके मौन पर कोई दरार नहीं पड़ने दी। हम दोनों पता नहीं कितनी देर चुप बैठे रहे। अगर हमारे मौन के बीच वह चितकबरा कबूतर न चला आता। वह पहले कमरे की दहलीज पर बैठा कौतूहल भरी आंखें मटकाते हुए बारी बारी से हम दोनों को देखता रहा, फिर उड़कर बूढ़े की गोद में आ बैठा। बूढ़ा हालांकि किसी ख्याल में खोया था, लेकिन उसके हाथ आदतन कबूतर के पंखों को सहलाने लगे। वे इतने परेशान क्यों रहते थे? मैंने जरा संकोच से पूछा। कौन? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। दास बाबू, मैंने कहा। बूढ़ा इस सवाल से फिर अपसेट हो गया। उसने फिर कड़वा सा मुंह बनाया और अचानक खड़ा हो गया। उसका हाथ फिर कांपने लगा। उस कपकपाहट को काबू में करने के लिए मुट्ठी भी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो फिर ऊपर उठेगा। उसके हालात देखकर मैं भी सहम गया और कबूतर भी। उसने भयभीत नज़रों से बूढ़े को देखा और तुरंत पर फड़फड़ाते हुए कमरे से बाहर उड़ गया। कुछ देर बाद मुझे पेट में मरोड़ उठी। मैं काफ़ी देर से अंडकोश के दबाव को भी टाल रहा था, लेकिन जब सहन नहीं हुआ तो मैं उठा और बीच में लटकते पर्दे को सरकाकर कमरे के दूसरे हिस्से में चला गया। वहाँ एक छोटी सी रसोई थी और रसोई से लगा एक टीन का दरवाज़ा। रसोई के प्लेटफॉर्म पर बहुत सी अंगड़ खंगड़ चीज़ें बेतरतीब पड़ी थी। मैंने किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान सिर्फ उस टीन के दरवाजे पर था जिसके पीछे मेरी तात्कालिक यंत्रणा का निकास था। संडास से बाहर आने के बाद मैंने ध्यान से सब चीज़ों को देखा। उन चीज़ों की अलग अलग पहचान नहीं थी। वे सब
एक संयुक्त कबाड़ में बदल चुकी थी। आकार में मानो अलग से पहचान में आ रहा था। मैं उसके पास गया, उसके ऊपर पड़े सामान को इधर उधर किया और गौर से देखा। उसके दोनों फुट पैडल टूटे हुए थे। कीबोर्ड की अधिकांश चाबियां भी उखड़ गई थी। मैंने उसकी अंदरूनी हालत देखने के लिए लकड़ी के ढक्कन को ऊपर उठाया और अगले ही पल मुझे ढक्कन बंद कर देना पड़ा। अंदर कुछ भी नहीं था, न गद्दियाँ, न स्ट्रिंग्स, न फेल्ट हैमर, सिर्फ खालीपन था। और उस खालीपन में से एक अजीब सी बू आ रही थी। वहाँ कुछ मर गया था जो सड़ रहा था। पर्दा हटाकर मैं वापस कमरे के अगले हिस्से में आ गया। यह पियानो क्या रॉबर्ट मास्टर का है? मैंने बूढ़ों से पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया और चेहरा झुका लिया। वह इतना घायल क्यों है? मैंने फिर एक मूर्खतापूर्ण सवाल कर डाला। मैं नहीं जानता था कि मेरा यह सवाल कितना गैरवाजिब और गैर जरूरी था। उसने जल्लाई हुई नज़रों से मुझे देखा, फिर कुर्सी से उठा, कमरे से बाहर निकला, तेज कदमों से गैलरी पार की और धड़ाधड़ सीढ़ियाँ उतरने लगा। मैं पहले तो हतप्रभ रह गया, फिर किसी अज्ञात ताकत से वशीभूत होकर मैं भी उसके पीछे भागा। मैं जब तक सीढ़ियाँ उतरकर गली में आया तब तक वह गली पार कर चुका था, और जब मैं गली से बाहर निकला तब तक वह सड़क क्रॉस कर रहा था। मैंने अपनी रफ्तार तेज की, आते जाते वाहनों से खुद को बचाते हुए सड़क पार की और दौड़कर उसके पास पहुंच गया। सुनो, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्के दबाव से उसे अपनी ओर खींचा। मेरी इस रुकावट से उसकी चाल लड़खड़ा गई। क्या है? उसका स्वर बिफरा हुआ था। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? जाओ, रास्ता नापो। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं भी जाओ, तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुम्हें क्या मतलब है? मतलब है, मैंने इस बार जरा कड़ी आवाज में कहा। तुम क्या मुझे कोई चूतिया समझते हो? मैंने उसकी शर्ट को अपनी दोनों मुट्ठियों में भींच लिया। मेरी इस अकस्मात चिड़चिड़ाहट से वह जरा ढीला पड़ गया। उसने मुंह बिचकाकर एक निश्वास छोड़ा और मैंने अपनी मुट्ठियां और कस ली। मैं जानता हूं कि तुम बिल्कुल गए गुजरे और नाकारा आदमी हो और इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे जैसा 30 मार खा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि तुम ज़्यादा दिनों तक जीने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारी मौत इतने दर्दनाक ढंग से हो कि दुनिया चौंक जाए। तुम इस तरह जो बदहाल जिंदगी जी रहे हो, वो इसलिए नहीं कि तुम बदहाल हो, इसलिए कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सको। तुम अपने शरीर पर इन चिथड़ों को उसी तरह सजा कर रखते हो जिस तरह रंडियां अपने चेहरे को सजाती है। नशे में चूंकि मैं भी था, इसलिए थोड़ा लाउड हो जाना स्वाभाविक था। गो एंड फक योर आर्ट, मैंने चिल्लाकर कहा। फिर तेजी से पलटकर तेज कदमों से चौराहे की तरफ जाने लगा। कबूतर खाने के पास जाकर मैं स्टेशन जाने वाली सड़क पर मुड़ने ही वाला था कि मुझे अपने कंधे पर उसके हाथ का दबाव महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा। तुम्हें परेशान करने का मेरा इरादा नहीं था। उसकी आवाज़ में हल्का कंपन था। तुम मेरी वजह से बहुत परेशान हो गए। जाओ, अब कभी मेरे जैसे घंचक्करों के चक्कर में मत पड़ना। मैंने पलटकर उसके दोनों कंधों पर अपने हाथ रख दिए। देखो, मैं जानता हूँ कि रॉबर्ट और दास बाबू के बिना जीने में तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन शराब और व्यर्थ के चुतियापों में डूबकर क्या तुम उस महान दुख का अपमान नहीं कर रहे हो? क्या उस दुख को तुम सैक्सोफोन के स्वरों में सब्लिमेट नहीं कर सकते? उसने बहुत विवश निगाहों से मुझे देखा।
और नकारात्मक ढंग से सिर हिलाने लगा, जैसे मैंने उससे किसी मरी हुई चीज़ को जिंदा करने का आग्रह किया हो। मैं उसके आसक्ति शून्य चेहरे को देखता रहा। वहाँ पूरी शून्यता थी, न कोई चाव था, न कोई भाव। अपने चेहरे को मेरी नज़रों से बचाने के लिए उसने मुंह फेर लिया और कबूतरों के झुंड को देखने लगा। वे सब चुका चुग रहे थे, शहर की भाग दौड़, आपाधापी और परेशानियों से निर्लिप्त और बेखबर। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और लोहे के ग्रिल के पास जाकर खड़ा हो गया। अंदर उस गोल घेरे में फड़फड़ाते असंख्य सलेटी, सफ़ेद और चितकबरे पंखों के शांत सौंदर्य में से वह कुछ खोज रहा था, कोई ऐसी चीज़ जो उसकी तात्कालिक तकलीफ को ढक दे। वह काफ़ी देर तक यूं ही खड़ा रहा। इस बीच उसने कमीज की बाह से 2 बार अपनी आंखें पोंछी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए देख नहीं पाया कि उसने अपनी आंखों में से क्या पूछा था। कुछ देर तक बाद वह पलटा और सीधे मेरी आंखों की तरफ अपनी आंखें उठा दी। उसने बहुत प्यार से मेरी तरफ देखा, फिर आगे बढ़कर अपनी बाँह मेरे कंधे में डाल दी और वापस मुझे अपने घर की तरफ ले जाने लगा। घर पहुंचते ही वह किसी नदीदी की तरह चीज़ों पर टूट पड़ा। उसने एक पुराना कपड़ा उठाया और जो चीज़ हाथ में आई उसकी धूल झाड़ने लगा। फिर छत के कोनों में लटकते मकड़ जालों पर झाड़ू फेर दिया। पूरे कमरे को अच्छे से झाड़ने बुहारने के बाद उसने एक साफ कपड़े से तमाम वादियों को रगड़ रगड़ कर चमका दिया। इस तरह इस तमाम सफाई अभियान के दौरान वह लगातार सीटी बजा रहा था। उसकी फूंक में धीरे धीरे वजन बढ़ता गया और कुछ ही देर में उसने अपनी देह और आत्मा के बिखरे हुए स्वरों को एक तरतीब में ट्यून कर लिया। कुछ देर बाद पर्दा हटाकर मैं पीछे चला गया। उसके किचन कम बाथरूम से काफ़ी देर तक पानी बहने की आवाज़ आ रही थी। इस बीच मैंने कमरे की नई व्यवस्था पर निगाह डाली। अब सारे साज अपनी गरीबी और फटे हाली के बावजूद पूरे सम्मान के साथ चमक रहे थे। सिर्फ साज ही नहीं, पूरा असबाब अपनी असली रंगत में निखर आया था, सिर्फ एक एल्बम को छोड़कर, जो कोने में पड़ी टेबल के एक किनारे उपेक्षित सा पड़ा था। उसके कवर पर धूल जमी थी। मुझे उसकी बोसीदगी पर एतराज हुआ। मैंने कपड़ा उठाकर उसकी गर्द झाड़ दी और बिना कुछ सोचे समझे उसे खोलकर देखने लगा। उसमें बहुत पुरानी तस्वीरें थी, उसके तमाम यार दोस्तों की तस्वीरें। कुछ तस्वीरें स्टेज प्रोग्राम के दौरान खींची गई थी और कुछ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। कहीं कहीं पर एकाध प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टी के भी चित्र थे। वे उन दिनों के चित्र थे जब बूढ़ा जवान था और वह उन चित्रों में जिंदा दिली और जवां मर्दी की मिसाल के तौर पर मौजूद था। लेकिन मध्यांतर के बाद एल्बम की तस्वीरें जरा शांत और थोड़ी उदास और अंत में बहुत पीड़ादायक होती गई। एल्बम में अंतिम पृष्ठ में 2 पार्थिव शरीर शव यात्रा पर जाने के पहले की अंतिम घड़ियों के जोरदार मिलाप के बीच सांझ पड़े थे। एक शरीर अर्थी पर था, दूसरा ताबूत में। ताबूत वाले के दोनों हाथ नदारत थे। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्या यह रॉबर्ट मास्टर की तस्वीर है? क्या उसके दोनों हाथ? इससे पहले कि मैं इस पूरी अचंभे के बारे में कुछ सोच पाता, बूढ़ा पर्दा हटाकर आ गया और इस बार मैं उसे देखते ही रह गया। उसके शेव किए हुए चेहरे पर गजब की रौनक थी। उसने स्वेड की भूरी रंग की पतलून और सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी, जिसमें कहीं कोई दाग धब्बा नहीं था। उसकी सेहतमंद, साफ सुथरी और पुरजोर एंट्री से मैं थोड़ा आश्वस्त हुआ। मुझे लगा कि वह अब स्थितियों को फेस करने की स्थिति में है। वह पंखा खोलकर अपने लंबे बाल सुखा रहा था। उसके सफ़ेद और मुलायम बाल उसके लंबे और गोरे चेहरे पर
सिर्फ लहरा ही नहीं रहे थे बल्कि तैर से रहे थे। तुम अब बिल्कुल सही लग रहे हो, मैंने कहा। उसने बालों पर जोर जोर से उंगलियां चलाते हुए मेरी तरफ देखा। तो क्या अब तक मैं गलत था? नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तक तुम गलत और सही के बीच थे। उसने सिर झटक कर अपने बाल पीछे किए और बड़े गौर से मेरी तरफ देखने लगा। यार, तुम तो बड़े गुरु आदमी हो। तुम्हारे अंदर जो बैलेंस है, मुझे उससे जेलसी हो रही है। मैं एक बनिए का बेटा हूँ, मैंने हंसते हुए कहा, इसलिए तराजू हमेशा साथ लेकर चलता हूँ। हालांकि नाप तोल से मुझे बहुत नफरत है। मैं तुम्हारी तरह अनबैलेंस्ड और फक्कड़ जिंदगी से आकर्षित होता था और तुम मेरी बनियागिरी से प्रभावित हो। यह बड़ी विचित्र बात है। थोड़ी देर तक वह मुझे निहारता रहा। फिर पहली बार उसने मेरे व्यक्तिगत मामले में दिलचस्पी दिखाई और बहुत संजीदगी से पूछा, तुम करते क्या हो? मैं फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा। नहीं, मैं कैसे मान लूँ कि तुम कुछ नहीं मैं कैसे मान लूँ कि तुम फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हो? तुम फिलहाल और कुछ नहीं तो एक बूढ़े और सनकी आदमी को तो बर्दाश्त कर ही रहे हो ना? वो हंसने लगा। नहीं, मैंने भी उसकी हंसी का साथ दिया। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं, एंजॉय कर रहा हूँ। तुम बहुत स्वादिष्ट और पचाने में उतने ही कठिन आदमी हो। तुम्हारे बाहर से कुरकुरे और भीतर से रसीले स्वभाव में एक खास तरह का जायका है। और वह और जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपना सेक्सोफोन वाला बैग उठा लिया, मेज की दराज से एक गिफ्ट पैकेट निकाला और मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर आ गया। तुम्हारा घर मुझे घर जैसा कम, रिहर्सल रूम जैसा ज़्यादा लगता है, मैंने जीना उतरते हुए कहा। दरअसल उसने सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद कहा, मेरे कंधों पर उसने सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, यह कमरा हम सब ने मिलकर किराए पर लिया था रिहर्सल के लिए, लेकिन बाद में यह अयासी का अड्डा बन गया और उन लोगों के लिए तो इससे बड़ी कोई पनाहगाह नहीं थी जो घर से अलग हो गए थे या अलग कर दिए गए थे। मेरा और रॉबर्ट मास्टर का खाना पीना, नहाना धोना, सोना उठना सब यही होता था। वह एक बार फिर अपने विगत में लौट गया, लेकिन इस बार की वापसी कुछ अलग तरह की थी। उसके लहजे में किसी सदमे के तात्कालिक बयान की बौखलाहट नहीं, स्थिरता थी, एक व्यवस्थित प्रवाह था। बावजूद हर तरह की बदसलूकी के हम सब आपस में एक थे। हमारे झगड़े कई बार मारपीट की नौबत तक भी पहुंच जाते थे, लेकिन जब संगत होती थी तब सारी बातें भुला दी जाती थी। लेकिन एक अरसे बाद जब संगीत के धंधे में चेंज आया तो सब कुछ बदल गया। हमारा ग्रुप बिखर गया। सिर्फ एक ग्रेड के कुछ आर्टिस्ट बच गए, लेकिन सीनियर होने के बावजूद मुझे और रॉबर्ट को काम के मौके बहुत कम मिलते थे, क्योंकि जिस तरह की कंपोजिशन नए दौर में चल रही थी उसमें नकल पर आधारित चुतियापों की बौछार थी और पियानो या सैक्सोफोन जैसे गंभीर वाद्यों की अकेली पीस के लिए कोई जगह नहीं थी। चलते चलते वह रुक गया, फिर मुझे खींचने लगा। उसने सड़क पार की और हम एक कैफे में घुस गए। नाश्ते का ऑर्डर देने के बाद वह कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर बिना मेरी ओर देखे कुछ गुदगुदाने लगा, जैसे मुझसे नहीं खुद से बातें कर रहा हूँ। साले नितिन मेहता, एक तुम ही होशियार निकले, बाकी सब बेवकूफ़ थे। अच्छा किया तुमने जो तबले पेटी को लात मार दी। अगर तुमने नए साज और नए तौर तरीके नहीं अपनाए होते तो तुम्हारा भी वही हाल होता। हम लोग चूतिए थे जो साज की आन और स्वरों की शुद्धता का राग अलापते रहे। रॉबर्ट तो अपने आप को बहुत 30 मार का समझता था, क्योंकि उसके जैसा पियानो मास्टर पूरे मुंबई में कोई नहीं था।
उसने तुम्हारे नए यंत्रों का मजाक उड़ाया था। वह उसे बच्चों का खिलौना और कंप्यूटर गेम कहता था, लेकिन आज उसी बच्चे के खिलौने ने उसके हाथी के चारों पांव उखाड़ दिए। सिर्फ रॉबर्ट ही क्यों, उस समय तो ए ग्रेड का हर आर्टिस्ट इसी घमंड में रहता था कि उनके स्किल को कोई मात नहीं दे सकता। लेकिन उनके स्किल और मार्केट की ज़रूरत के बीच जो गैप हो गया था उसे कोई देख नहीं पाया। बूढ़ा अपनी रॉ में बोल रहा था और बटर ब्रेड के साथ कॉफ़ी की घूंट पीते जा रहा था। मुंह के इस दोहरे इस्तेमाल के कारण उसके गले में ठसका लग गया। मैंने तुरंत पानी का गिलास उठाकर उसके मुंह में लगा दिया। पानी के प्रवाह से गले में फंसा ब्रेड का टुकड़ा नीचे उतर गया। थोड़ी देर खांसने खखारने के बाद उसने गहरी सांस ली और बड़ी हिकारत से सिर हिलाया। आखिर उनका घमंड ही उनके लिए खतरनाक साबित हुआ। सब गए भाड़ में, कौन बचा पुराने में? कौन कहाँ है और क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। कभी मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं। एक बार मैंने वासुकी प्रसाद को चौपाटी में बांसुरी बेचते देखा। उसने बांस की पतली पतली कमचियों में बांसुरियाँ सजा रखी थी। वह बांसुरी बेच रहा था और बजा भी रहा था। मैं उसे मिला नहीं, सिर्फ उसका बजाना बेचना देखता रहा। अचानक मेरे भीतर एक सवाल उठा कि अगर सैक्सोफोन पीतल की बजाय बांस का होता और उसकी लागत भी बहुत कम होती तो क्या मैं भी गली गली में सैक्सोफोन बेचता फिरता? मुझे अपने भीतर से हाँ या ना में कोई जवाब नहीं मिला। और लाजवाब होना मेरे लिए हमेशा बहुत घातक होता है। हार कर मैंने खूब ज़्यादा शराब पी और मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। खुद को किसी तरह संभालते हुए मैं चर्नी रोड के एक ओवरहेड रास्ते को पार कर रहा था। रास्ता पार करने के बाद मैंने सीढ़ियाँ उतरने के लिए जैसे ही पहली सीढ़ी पर पैर रखा, मुझे सबसे अंतिम सीढ़ी पर रॉबर्ट मास्टर दिखाई दिया। उसने भी सहारे के लिए रेलिंग पकड़ ली थी और नाराज नज़रों से सीढ़ियों की ऊंचाई को देख रहा था। वह अपने नशे में डोलती लंबी चौड़ी देह, हाई ब्लड प्रेशर से धड़धड़ाते सीने और थकान से चूर पैरों की बिखरी हुई ताकत को बटोर रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ना तो दूर, वह खड़े रहने लायक हालत में भी नहीं था, मगर मुझे भरोसा था कि वह सीढ़ी चढ़ जाएगा। वह हार मानने वालों में से नहीं था, चाहे जीत जानलेवा ही क्यों न साबित हो। आखिर उसने होंठ खींच लिए और एक साथ दो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जब वह ऊपर आया तो मैंने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और बहुत चिंतित स्वर में पूछा, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ थे इतने दिनों तक? वह सिर्फ हाँफता रहा। उसकी नज़रें बैग में टंगे मेरे सैक्सोफोन पर थी। उसने पूछा, तुम स्टूडियो से आ रहे हो? मैंने ना में सिर हिला दिया। अगर मैं हाँ कहता तो वह मेरी जेब में हाथ डालकर ज़बरदस्ती मेरी दिन भर की कमाई छीन लेता। मेरे पास रुपये इतने कम थे कि झूठ बोलने के सिवा कोई चारा न था, मगर झूठ बोलना हर किसी को नहीं आता। वह फौरन समझ गया कि मेरी जेब खाली नहीं है। उसने हाथ से झपट कर मेरा कॉलर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मेरी जेब टटोलने लगा। साले झूठ बोलता है, ला निकाल 100 रुपये। कॉलर छोड़ पहले, मैंने प्रतिरोध किया। उसका मेरे कॉलर पर कसा पंजा ढीला पड़ गया। मैंने पैंट की जेब से जितने रुपये थे उतने निकाल कर बहुत गुस्से और नफरत के साथ उसके हाथ में थमा दिए और अपना कॉलर छुड़ाकर बिना कुछ बोले सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसने फिर झपट कर पीछे से मेरा कॉलर पकड़ लिया। रुपये वापस मेरे जेब में ठूस दिए और मुझे एक तरफ धकेल दिया। साले दोस्ती के लिहाज से उधार मांग रहा था, कोई भीख नहीं मांग रहा था। जा, आज के बाद कभी नहीं डालूंगा तेरी जेब में हाथ। मेरा गुस्सा उसकी इस हरकत से और भड़क गया। मैंने सीढ़ी चढ़कर दोनों हाथों से उसकी कमीज को दबोच लिया और उसे रेलिंग तक धकेलते हुए ले गया। मैंने उसे उसी आवाज़ में फटकारा, 2 साल से तेरी तानाशाही सह रहा हूँ। 2 साल से न तू खुद चैन से जी रहा है, न मुझे चैन से जीने दे रहा है। बोल, क्या चाहता है तू? तकलीफ क्या है तुझे? बता, जल्दी बता। उसने बहुत नाराज नज़रों से मुझे देखा। फिर नाराज़गी कम हो गई और
विवशता डबडबा आई। उसने सिर झुका लिया। बहुत देर तक वह यूं ही खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ने मुझे बेसब्र कर दिया। नशे और गुस्से की रौ में मैंने उसे 3-4 तमाचे जड़ दिए। मेरे इस आकस्मिक हमले से बचने की उसने कोई कोशिश नहीं की, केवल सिर लटकाए खड़ा रहा। अपने भीतर किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया और मेरी बांह पकड़कर मुझे घसीटने लगा। हम जिस अटपटे ढंग से सीढ़ियां उतर रहे थे उसमें कभी भी गिर पड़ने का खतरा था। न तो वो खुद को संभाल पा रहा था, न मुझे संभलने का मौका दे रहा था। आखिर हम दोनों के पांव एक दूसरे से उलझ गए और उस उलझन ने हम दोनों को सरेआम तमाशा बना दिया। वह ऐसा तमाशा था जिसे देखने की फुर्सत भी किसी को नहीं थी। न उसने उस हास्यास्पद स्थिति की परवाह की, न मेरे सिर से बहते खून की। वह फुर्ती से उठा, मेरी कमीज का कॉलर पीछे से पकड़कर मुझे खड़ा किया और भीड़ को धकेलते हुए मुझे बीच सड़क में ले आया। मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर रास्ते भर वो मुझे घसीटता रहा और एक नाइट बियर बार के सामने ले जाकर उसने मुझे ऐसे धकेला जैसे कोई हवलदार किसी मुजरिम को लॉकअप में धकेलता है। बार के अंदर बजते तेज संगीत की झंझनाहट और जलती बुझती रंगीन रोशनियों की चकाचौंध ने एक पल के लिए मेरे दिलो दिमाग को चकरा दिया। हड़बड़ी में मैं एक वेट्रेस से टकरा गया। मैंने सहारे के लिए उस टेबल को कोने को पकड़ लिया। कुछ देर के बाद मेरे सिर की चकराहट जरा कम हुई, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रॉबर्ट मुझे वहाँ क्यों धकेल गया। बाद में एक चीज़ मुझे सबसे पहले समझ में आई कि वहाँ डांसिंग फ्लोर पर जिस पॉपुलर फिल्मी गाने का मुजरा चल रहा था उसकी धुन नितिन मेहता ने कंपोज की थी। वही नितिन मेहता जिसके लिए रॉबर्ट मास्टर के दिल में नफरत के सिवाय कुछ नहीं था। तभी वह गाना खत्म हो गया। एक लंबी बातचीत के बाद जब हम कैफे से बाहर निकले तब दिन करवट बदल रहा था। धूप की पारी समाप्त हो गई थी और शाम के लंबे साए सड़कों पर फैलते जा रहे थे। रॉबर्ट की याद बूढ़े की खुशमिजाजी पर फिर किसी काले साए की तरह छा गई। वह चुपचाप चलता चल रहा था। कुछ देर बाद वह अपने आप में इतना खो गया कि उसे ध्यान न रहा कि मैं उसके साथ हूँ। चलते चलते वह बीच बीच में कुछ बड़बड़ा भी रहा था। वह अपने प्रति संसार में चला गया था, एक दूसरी दुनिया में जिसमें सिर्फ स्मृतियाँ और काल्पनिक यथार्थ होता है, वर्तमान की ठोस वास्तविकता से परे। वह पोर्चुगीज चर्च की लंबी पटरी पर बहुत सुस्त कदमों से चल रहा था। मैंने उसे चुपचाप चलने दिया। उससे कोई संवाद करने की बजाय मैं केवल उसकी आकृति को निहारता रहा। उसकी स्वेट की शानदार भूरी पैंट, सफ़ेद शर्ट और शर्ट के बीच कैलिस की कागज पट्टी, ब्लैक कैप और कैप के नीचे लहराते सफ़ेद बाल कंधे पर लहरा रहे थे, चमड़े का बैग और बैग से झांकता सैक्सोफोन। उसकी आकृति आज एस्थेटिकली इतनी रिच थी कि बीते हुए कल की चिकट कंगाली का कहीं कोई आभास नहीं था। वह पटरी पार करके बाईं तरफ मुड़ गया। थोड़ी दूर जाकर उसने फूल वाले की दुकान से फूल खरीदे और नज़दीक के एक बस स्टॉप के क्यू में खड़ा हो गया। मैंने उसे यह पूछना जरूरी नहीं समझा कि वह कहाँ जाना चाहता है। मैं भी उसके पीछे क्यू में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक बस आई और हम दोनों उसमें फुर्ती से चढ़ गए। बस स्टॉप के ठीक सामने एक सिमेट्री थी। वह सिमेट्री के अंदर दाखिल हुआ और सीधे उस कब्र के सामने जाकर खड़ा हो गया जिसके सफ़ेद पत्थर पर काले अक्षरों से रॉबर्ट के जन्म और मृत्यु के बीच का अंतराल अंकित था। उसने कंधे से बैग उतारकर जमीन पर रख दिया और फूल
कब्र के पत्थर पर रख दिए। कुछ देर के मौन के बाद उसने बैग से सैक्सोफोन निकाला और उसके बाद गिफ्ट पैकेट। जब उसने पैकेट का रैपर खोला तो उसमें से पीटर स्कॉच की बोतल निकली। वह बोतल उसने एक अरसे से संभाल रखी थी, किसी खास मौके के लिए। बोतल का ढक्कन जब वह खोल रहा था तब मैंने देखा चेहरे पर वही कल वाली आक्रामक बेचैनी थी, बल्कि उसका चिकना और साफ सुथरा चेहरा कल से भी ज़्यादा घातक परिणामों के पूर्व संकेत दे रहा था। ढक्कन खोलने के बाद उसने शराब और सैक्सोफोन को आमने सामने किया और पूरी बोतल सैक्सोफोन के हलक में उंडेल दी। शराब सैक्सोफोन की पतली दुबली रीप से बहती हुई माउथ पीस से बाहर निकली और पूरी कब्र पर फैल गई। खाली करने के बाद उसने पूरी ताकत से बोतल सिमेट्री के एक कोने में उछाल दी। बोतल हवा में लहराती हुई सीधे एक कब्र के सलीब से टकराई और कांच के टुकड़े बिखरने की आवाज ने सिमेट्री के सन्नाटे को झकझोर दिया। फिर एक क्षण की खामोशी के बाद उसने अपने साज को गौर से देखा। उसके देखने में एक ऐसी चुनौती थी जो किसी प्रतियोगी की आंखों में अंतिम राउंड के दौरान दिखाई देती है। और अब उसने साज को होठों से लगाया, तब पहली फूंक से जो आवाज़ निकली वह किसी भोंपू से निकली भोंडी भर्राट से भी बदतर थी। बूढ़े ने गंदी गाली बकते हुए साज को जोर से झटक दिया। अंदर बची हुई शराब की बूंदें बाहर छिटक गई। उसने माउथ पीस को रुमाल से रगड़कर साफ किया और एक लंबी फूंक लगाई जो सैक्सोफोन की देह में अपना काम कर गई। उसने उस फूंक को संभाल कर सिमेट्री के सन्नाटे में आगे बढ़ाया और लय की एक लंबी रेखा खींची। पहले नीचे से हल्के और महीन, फिर ऊपर जाकर चौड़े और वजनदार स्वरों का सीधा फैलाव, जिसमें सम से सम पर लौटने की आवृत्ति मूलक मजबूरी नहीं थी, कहीं पीछे लौटने की गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ आगे और किसी अज्ञात अंत की तरफ बढ़ती अराजकता। न उसे कोई रोक सकता था न थाम सकता था। कुछ ही देर में मुझे मालूम हो गया कि वह बजा नहीं रहा है, बल्कि कब्रिस्तान में भटकती किसी लय या बीते दिनों की खून खराबे से सनी यादों से अपने उत्तप्त और क्षुधित फेफड़ों को शांत कर रहा है। मेरे लिए यह जरूरी था कि तुरंत उसे रोक दूं, मगर वह धुन न तो मुझे सुनाने के लिए बजाई जा रही थी, न मैं उसका एकमात्र श्रोता था। मेरे अलावा वहाँ उस संगीत कॉन्फ्रेंस में कुछ कब्रें थी, कुछ सलीमें थी और कुछ उजड़े हुए बूढ़े दरख्त थे जो उसके असली श्रोता थे। कुछ देर बाद जब साए लंबाई की आखिरी हद तक पहुंच गए, परिंदे दरख्तों पर वापस लौट आए और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता कायनात को घेरने लगा, तब अचानक बूढ़े ने सैक्सोफोन को मुंह से हटा लिया। कुछ देर वहाँ सब कुछ थम सा गया, जैसे किसी छटपटाती हुई चीज ने अभी अभी दम तोड़ा हो। बूढ़ा बहुत तेजी से हाँफ रहा था, उसकी नसें अभी तक तनी हुई थी। वह बड़ी मुश्किल से 4-5 कदम आगे बढ़ा और एक पेड़ के तने से पीठ टिकाकर बैठ गया। मैं उसके नज़दीक गया तो उसने मुझे भी अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं उसके बगल में बैठ गया। यह एक बीटनिक धुन थी। सांस संभलने के बाद उसने कहा, रॉबर्ट बीटनिक के खुखार कारनामों का भक्त था। और तुम? मैंने पूछा, तुम कौन से पंथ के हिमायती हो? मैंने जाज और इंडियन क्लासिकल के बीच का खाली रास्ता चुना था और आज भी उसी रास्ते पर चल रहा हूँ। ये रास्ता कहाँ जाकर खत्म होता है? वहीं जहाँ से शुरू होता है, यानी सम से सम पर।
मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें इसलिए ऐसा नहीं लगता क्योंकि मेरा साज सैक्सोफोन है और फेफड़ा ठेठ हिंदुस्तानी। मेरा साज जाज के भड़काऊ प्रभाव में आकर कभी कभी बहक जाता है, पर मेरा फेफड़ा उसे पकड़कर फिर वापस कायदे पर ले आता है। लेकिन अभी तक जो बजा रहे थे उसमें कहीं हिंदुस्तानी कायदे की पकड़ तो नहीं थी। हाँ, उसने स्वीकृति में सिर हिलाया, फिर किसी सोच में पड़ गया। क्या तुम्हें लगता नहीं है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे धुनें कायदे से छुटकारा पाकर किसी गलत रास्ते में भटक गई है? उसने एक झटके से मेरी तरफ सिर घुमाया और कुछ आश्चर्य से मुझे देखने लगा। फिर नजरें झुका ली और बहुत संजीदगी के साथ कहा, यह गड़बड़ी रॉबर्ट की मौत के बाद शुरू हुई। मैंने रेल की पटरी पर उसकी लाश देखी थी। उसके दोनों हाथ कट गए थे और एक हाथ को कुत्ता उठाकर ले गया था। उस दृश्य ने मेरी सांस को खरोच डाला। मेरी फूंक में अब पहले जैसी सिफत नहीं बची है। सिफत है, मैंने जोर देकर कहा, उतनी ही जितनी किसी कलाकार के भीतर होनी चाहिए। कोई भी हादसा कलाकार के अंदर की खलीज को खत्म नहीं कर सकता अगर उसके अंदर जरा सी भी ईमानदारी है। ईमानदारी? उसने घूर कर मुझे देखा। हाँ, जब हम अपनी कमजोरियों का दोष समय पर मरने लगते हैं तब हम किसी और के साथ नहीं, खुद अपने साथ बेईमानी करते हैं। उसने गुस्से से फनफनाते हुए मेरा कॉलर पकड़ लिया। चेहरे से लगा कि अभी मुझे तमाचा जड़ देगा, मगर अगले ही पल उसका हाथ शिथिल हो गया, जैसे उसके भीतर से कुछ स्खलित हो गया हो, और उस स्खलन में सिर्फ तात्कालिक उत्तेजना का ही नहीं बल्कि एक पूरी उम्र से अर्जित अकड़ का अंत था। मुझे अब सांस लेने में तकलीफ होती है। उसने बहुत विवश निगाहों से मुझे देखा। मैं जितनी तेजी से सांस छोड़ता हूं उतनी तेजी से सांस खींच नहीं पाता। अगर तुम खींचते कम हो और छोड़ते ज़्यादा हो तो खींची हुई छोटी सांस एक लंबी फूंक के रूप में कैसे बाहर आती है? मैंने आश्चर्य से पूछा। मुझे नहीं मालूम ये कैसे होता है। सिर्फ यह महसूस होता है कि हर फूंक के साथ मेरे भीतर से कुछ गल कर बह जाता है। और तब पहली बार मुझे उस पर दया आई। मैं देर तक उसका चेहरा देखता रहा। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि उसके भीतर से गल गल कर क्या बह रहा है। मैंने उसके हाथ से सैक्सोफोन ले लिया। कुछ दिनों तक इसे मत बजाओ, केवल लंबी सांसें लो, अपने आप को समेट कर अपनी मैग्नेटिविटी को बढ़ाओ। फिर तुम देखना सब कुछ वापस भीतर आ जाएगा। जो कुछ गल कर बह गया है वह रिकवर हो जाएगा। तुम कोशिश करो, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं किसी भी तरह की मदद से बाहर हो गया हूँ और अब कुछ भी हासिल नहीं करना चाहता। क्या क्या चाहते हो तुम? उसका स्वर जरा ऊंचा हो गया। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या देखना चाहते हो? यही कि मैं कैसे दम तोड़ता हूँ, कि कैसे मेरे मुंह से खून की उल्टी होती है? नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सैक्सोफोन बजा सकते हो कि नहीं। अभी तक तो वो तुम्हें बजा रहा था। उसकी भौहें फिर सिकुड़ गई। चुनौतीपूर्ण आंखों से कुछ देर तक वह मुझे देखता रहा, फिर मेरे चेहरे से नजरें हटाकर सैक्सोफोन पर निगाह डाली, अपनी गोद में लेकर प्यार से उसे दुलराया, फिर वापस अपने बैग में रख दिया और उठ खड़ा हुआ। बैग को एक हाथ से कंधे पर लटकाने के बाद उसने हाथ मेरे कंधे पर डाल दिया। हम दोनों सिमेट्री के बोसीदा अंधेरे से बाहर निकलकर शहर की जगमगाती रौनक में आ गए। हम पटरी पर चल रहे थे। उसकी बाँह अब भी मेरे कंधे पर थी।
मुझे उसके हाथ का दबाव पहले की तुलना में कुछ नर्म सा लगा। उसकी चाल में भी अब पहले जैसी अकड़ नहीं थी। घर की तरफ लौटते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने लक्ष्य की तरफ लौट रहा हूँ। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मैंने उससे पूछा। मुझे उम्मीद थी कि वह अपनी किसी बहुत गहरी महत्वाकांक्षा को उकेरेगा या वर्षों से सोए हुए स्वप्न को जगाएगा, मगर उसका जवाब बिल्कुल संक्षिप्त था, सैक्सोफोन बजाना। हालांकि उसने यह बात बहुत सहज ढंग से कही, मगर उसमें एक छुपा हुआ अर्थ था। मैंने उस अर्थ की गंभीरता को बनाए रखा। रास्ते भर मैंने उससे कोई बात नहीं की। शहर की तमाम चीज़ें अब भी उतनी कठोर, निरुत्साही और अश्लील थी, लेकिन अब किसी भी चीज़ से उलझने, टकराने या उसे तोड़ मरोड़ देने की